नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की टॉप हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की दी शुभकामनाएं। युवाओं को एस्ट्रोनॉट पुल से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया। कहा, अपना अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करेगा भारत। बैंक फ्रॉड मामले में सीबीआई के अनिल अंबानी के घर पर छापेमारी। 17,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का है मामला। इस मामले में ईडी भी कर चुकी है पूछताछ। उत्तराखंड के थराली में बादल फटने से तबाही। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रुद्रप्रयाग से सेना की टुकड़ी रवाना। मुख्यमंत्री धामी की हालात पर नजर। पहाड़ों पर भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। उत्तराखंड समेत हिमाचल में अगले कुछ दिन भारी बारिश का अलर्ट। कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी। और बुल्गारिया में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के महिला स्पर्धा में भारत की काजल दोचक ने स्वर्ण पदक जीता। श्रुति और सारिका ने कांस्य पदक हासिल किया। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में देश की उपलब्धियों की सराहना की है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर अपने वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। पीएम ने मिशन गगनयान और भारत का अपना अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने जैसे महत्वाकांक्षी प्रयासों का भी जिक्र किया। पीएम ने अंतरिक्ष विज्ञान में निजी क्षेत्र की भागीदारी के महत्व को भी रेखांकित किया। आप सभी को नेशनल स्पेस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दो साल पहले ही भारत पहला ऐसा देश बना था जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने का इतिहास रचा। स्पेस में डॉकिंग, अनडॉकिंग की क्षमता रखने वाले दुनिया के चौथे देश भी बन गए हैं। अभी 3 दिन पहले ही मेरी ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से मुलाकात हुई। उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर तिरंगा फहराकर हर भारतीय को गर्व से भर दिया। आज भारत सेमी क्रायोजेनिक इंजन और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन जैसी ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जल्द ही आप सब वैज्ञानिकों की मेहनत से भारत गगनयान की उड़ान भी भरेगा और आने वाले समय में भारत अपना स्पेस स्टेशन भी बनाएगा। एक समय था जब स्पेस जैसे फ्यूचरिस्टिक सेक्टर को देश में अनेक पाबंदियों से बांध दिया गया था। हमने इन बेड़ियों को खोला। हमने प्राइवेट सेक्टर को स्पेस टेक में परमिशन दी और आज देखिए देश में 350 से ज्यादा स्टार्टअप स्पेस टेक के इनोवेशन और एक्सेलरेशन का इंजन बनकर उभर रहे हैं। स्पेस डे के दिन मैं देश के स्पेस स्टार्टअप से कहूंगा, क्या हम स्पेस सेक्टर में अगले 5 वर्षों में 5 यूनिकॉर्न खड़े कर सकते हैं? अभी हम भारत की धरती से साल में 5-6 बड़े लॉन्च देखते हैं। मैं चाहूंगा कि प्राइवेट सेक्टर आगे आए और अगले 5 साल में हम उस स्थिति में पहुंचे कि हर साल 50 रॉकेट लॉन्च कर पाए, हर सप्ताह एक। इसके लिए देश को जिन नेक्स्ट जन रिफॉर्म
की जरूरत है वो करने का सरकार का इरादा भी है और इच्छा शक्ति। खबर अब उपराष्ट्रपति चुनावों से जुड़ी हुई है। 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव की तस्वीर अब पूरी तरह से साफ हो गई है। उपराष्ट्रपति चुनाव में सीधा मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और इंडी गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के बीच होगा। आज सीपी राधाकृष्णन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। राजनाथ सिंह ने राधाकृष्णन का स्वागत किया और उन्हें आगामी चुनाव के लिए शुभकामनाएं भी दी। आपको बता दें कि 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के चुनाव होने हैं और उससे पहले मुकाबला कड़ा नजर आ रहा है। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन हैं और वहीं इंडी गठबंधन के बी सुदर्शन रेड्डी हैं। आज सीपी राधाकृष्णन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है और ये शिष्टाचार भेंट बेहद ही अच्छी रही और साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीपी राधाकृष्णन को शुभकामनाएं दी हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। उद्योगपति अनिल अंबानी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सीबीआई धोखाधड़ी के एक मामले में अनिल अंबानी और उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक सीबीआई की टीमें अनिल अंबानी और उनके सहयोगियों से जुड़े करीब 7 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कर रही है। यह छापेमारी बैंक धोखाधड़ी के 17,000 करोड़ रुपए के मामले में की जा रही है। आरोप यह है कि कंपनी ने बैंकों के समूह से लिए कर्ज का गलत इस्तेमाल किया, जिससे बैंकों को भारी नुकसान हुआ। इससे पहले इस मामले में ईडी पूछताछ कर चुकी है। तो यहां अनिल अंबानी शिकंजे के घेरे में घिरते हुए ईडी के बाद अब सीबीआई की एंट्री हो चुकी है। सीबीआई ने बैंक धोखाधड़ी के एक बड़े मामले में वांटेड आरोपी दिनेश डी गहलोत को गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई की इस कार्रवाई को काफी अहम माना जा रहा है। खास बात यह है कि सीबीआई ने आधुनिक तकनीक और डिजिटल ट्रैकिंग डेटाबेस का इस्तेमाल कर उसकी लोकेशन का पता लगाया। गहन जांच और स्थानीय पूछताछ के बाद सीबीआई ने दिनेश को नोएडा से 20 अगस्त को गिरफ्तार किया। उसे मुंबई की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ये मामला 31 मई 2004 को दर्ज किया गया था, जिसमें दिनेश डी गहलोत पर बैंक ऑफ बड़ौदा से जाली दस्तावेजों के जरिए हाउसिंग लोन को लेकर धोखाधड़ी करने का आरोप था। सीबीआई ने बताया कि दिनेश बार बार अपना ठिकाना बदलता था और स्थानीय लोगों से अपनी असली पहचान छिपाकर कम संपर्क रखता था, जिससे उसकी तलाश मुश्किल हो रही थी। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं अब मॉनसून की मार की, क्योंकि उत्तराखंड पर इस समय मॉनसून की मार लगातार बनी हुई है, क्योंकि मौसम का मिजाज उत्तराखंड में बिगड़ा हुआ है। कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश का दौर लगातार यहां जारी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बादलों ने डेरा डालकर रखा है। राजधानी देहरादून के साथ साथ कई जनपदों में तेज बौछारें हो रही हैं, जबकि कहीं कहीं रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगर आज की बात करें तो देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका जताई है। साथ ही साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की है। इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट प्रभावी है। राज्य के शेष प्रवर्तीय इलाकों और उधम सिंह नगर में भी भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन पूरे प्रदेश में बारिश का तीव्र दौर जारी रहेगा। इस दौरान प्रवर्तीय इलाकों में भूस्खलन और निचले इलाकों में जलभराव, साथ ही बाढ़ का खतरा बना रहेगा। मौसम विभाग ने लोगों और पर्यटकों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने की घटना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हालात पर पूरी तरह से नजर है। उन्होंने इस घटना पर दुख जताया है और फौरन जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और पुलिस को घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं चमोली की, जहां चमोली जिले के थराली विकासखंड में कल देर शाम से मूसलाधार बारिश के कारण प्रकृति का ये रौद्र रूप देखने को मिला है। इस आपदा से थराली के कोटडीप, राड़ी बगड़, अपर बाजार, कुलसारी, चेपडो, सगवाड़ा समेत कई इलाकों में काफी नुकसान हुआ है। दुकान और मकानों में मलबा घुस गया है और कई वाहन मलबे में दब गए हैं।
चेपड़ों में बादल फटने से सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिली है, जहां एक शख्स के लापता होने की भी सूचना है। इसके अलावा सगवाड़ा गांव की बात करें तो यहां पर 20 साल की एक लड़की के मलबे में दबे होने की खबर है। राड़ी बगड़ में एसडीएम के आवास और नगर पंचायत अध्यक्ष के घर में भी मलबा घुस गया है, जिससे दीवारें टूट गई हैं और भारी क्षति हुई है। बद्रीनाथ हाईवे सहित 21 से अधिक लिंक रोड अभी इस समय अवरुद्ध हैं। थराली तहसील के 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी क्षेत्रों में आज छुट्टी घोषित कर दी गई है। चमोली के डीएम संदीप तिवारी ने कहा है कि प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। तो वहीं उत्तराखंड आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा है कि कई जगह रास्ता अवरुद्ध है, जिसके कारण वहां पहुंचने में दिक्कत हो रही है, लिहाजा हेलीकॉप्टर की मदद ली जाएगी। रात में अतिवृष्टि से जो है थराली शहर हो गया, तहसील परिसर हो गया, सागवाड़ा गाँव हो गया, चेपड़ो हो गया, आसपास के इलाकों में काफ़ी अतिवृष्टि हुई, काफ़ी जो नुकसान हुआ है। और मलबा आने से जो है एक कविता नाम की महिला जो है 20 साल की दब गई है वहाँ पे महिला, और एक व्यक्ति गंगा जोशी जो है चेपड़ो में लापता है, 72 साल की एज है। रात में ही हम लोगों ने मूव करा दिया था, डीआरएफ की टीम थी, एसडीआरएफ की टीम थी, डीडीआरएफ की टीम हमारी टीम थी, मूव करा दिया था क्योंकि रास्ता का ये ब्लॉक हो गया है और इसलिए जो है बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को। और बाकी तहसील के स्टाफ जो है, प्रशासन जो है वहाँ लगा हुआ है राहत कार्य में। इसके अलावा हम लोगों ने रिलीफ कैंप बनाए हैं। चमोली जनपद में थराली कस्बा है और थराली कस्बे में और उसके ऊपर एक चेपड़ी जगह है, वहाँ पर कल रात में 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में काफ़ी अधिक बरसात हुई है और बरसात होने के कारण काफ़ी मात्रा में मलबा आया है। एक व्यक्ति के बहने की सूचना है और एक व्यक्ति के, एक महिला के दबे होने की सूचना है। टीमें मौके पर जा रही हैं। जिलाधिकारी चमोली स्वयं सुबह के 5 बजे मेरी उनसे बात हुई और वो मौके के लिए निकल रहे थे, लेकिन रास्ता कई जगह से ब्लॉक है, इसके कारण से वहां पहुंचने में दिक्कत हो रही है। हेलीकॉप्टर वहां पे भेजा जा रहा है, फिर हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो राहत कर्मी है उनको वहां मौके पर भेजा जाएगा। थराली में बादल फटने की घटना के बाद भारतीय सेना ने त्वरित प्रतिक्रिया दी है। करीब 50 कर्मियों वाली इन्फेंट्री बटालियन की एक टुकड़ी आज सुबह रुद्रप्रयाग से रवाना हो गई। इसके अतिरिक्त जोशीमठ से एक चिकित्सा दल को भी यहां तैनात किया गया है। वहीं जीवित बचे लोगों का पता लगाने और राहत प्रदान करने में सहायता के लिए निगरानी ड्रोन के साथ ही खोज और बचाव SAR कुत्तों को घटनास्थल पर भेजा गया है। हिमाचल प्रदेश में भी मौसम का कहर आने वाले दिनों में भी कम होने के आसार नहीं नजर आ रहे। मौसम विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश में 27 अगस्त तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान शिमला सहित ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सोलन और सिरमौर में भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक स्टाफ नर्स का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ये वीडियो जिला के चौहार घाटी की सुधार पंचायत के गढ़ नाले का है। वीडियो में क्षेत्र में तैनात स्टाफ नर्स कमला उफनते नाले को कूदकर पार करती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि नाला अपने पूरे उफान पर है और कमला अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए पत्थरों पर कूदकर इसे पार कर रही है। टिक्कर गांव की रहने वाली स्टाफ नर्स कमला ने बताया कि उसे ड्यूटी के लिए सुधार पंचायत के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाना था। गत दिनों क्षेत्र में भारी बारिश के कारण फुट ब्रिज टूट गए, जिस कारण रोजाना ड्यूटी पर पहुंचना मुश्किल हो रहा है। ड्यूटी के लिए रोजाना करीब 4 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ रहा है, लेकिन जान की परवाह किए बगैर उसने उफनते नाले को कूदकर पार किया। आपको बता दें कि पधर उपमंडल के तहत आने वाली दुर्गम चौहार घाटी की सिलह बुधानी और तरसवाण पंचायत में हाल ही में भारी बारिश के कारण काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ कई सड़कें और फुटब्रिज बह गए हैं, जिस कारण लोगों को मजबूरी में इन गड्ढों और नालों को ऐसे ही पार करना पड़ रहा है। आम लोगों के साथ साथ नौकरी पेशा लोगों को भी आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार के पूर्णिया में 5 लोगों की डूबने से मौत हो गई है। यह घटना रिंग रोड निर्माण के लिए बालू के खनन से बने गड्ढे में डूबने से हुई है। डूबने वाले सभी कस्बा वार्ड नंबर 6 के रहने वाले हैं, जिसमें एक बच्ची, एक महिला और 3 युवा शामिल हैं। सभी मृतक आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं।
घटना के बाद पूर्णिया के जिला अधिकारी अंशुल कुमार ने बताया कि एक बच्ची को बचाने की वजह से एक एक कर 5 लोगों की डूबने से मौत हो गई। उन्होंने बताया कि अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया करवाई जा रही है। साथ ही इस दुख की घड़ी में पूरा जिला प्रशासन मृतक के परिवार के साथ खड़ा है और सरकार की योजनाओं का लाभ त्वरित गति से सभी को दिया जाएगा। शाम में कस्बा प्रखंड कोसी नदी के पास एक लड़की थी गौरी, तो उसको बचाने के क्रम में उस पे 4 और व्यक्ति भी उनको बचाने के लिए गए थे। तो उस क्रम में कुल 5 व्यक्तियों की जो है अभी तक जो हमें सूचना मिली है उसमें 5 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। इस दुख की घड़ी में जो उन लोगों के परिवार हैं उन लोगों को भी हम लोग क्या आपदा के तहत राशि दे सकते हैं उनकी सहूलियत के लिए, उसको भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। बिहार की राजधानी पटना से सटे फतुहा के दनियावा में आज सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए पटना ले जाया गया है। हादसा उस समय हुआ जब हिलसा के मलामा गांव के लोग एक ऑटो में सवार होकर फतुहा में गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो के परकच्चे उड़ गए। हादसे के बाद ट्रक चालक समेत फरार हो गया और स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने आजमगढ़, गोरखपुर, मऊ, औरैया, सहारनपुर सहित अन्य क्षेत्रों में सक्रिय एक बड़े अंतर्राज्यीय फर्जी आधार कार्ड गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। इस गिरोह द्वारा अवैध रूप से बांग्लादेशी, रोहिंग्या और अन्य अपात्र व्यक्तियों के लिए फर्जी आधार कार्ड बनाए जा रहे थे। एटीएस ने 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से फर्जी दस्तावेज बनाने में इस्तेमाल होने वाले भारी मात्रा में उपकरण, लैपटॉप, मोबाइल, फिंगर स्कैनर, फर्जी आधार कार्ड और भारी मात्रा में फर्जी दस्तावेज बरामद किए हैं। राज्य के अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था अमिताभ यश के अनुसार गिरोह आधार और अन्य पहचान पत्र बनाकर अवैध लाभ दिलाता था। यह नेटवर्क कई राज्यों में सक्रिय था और बिचौलियों के जरिए काम करता था। आरोप है कि सुरक्षा प्रक्रियाओं का दुरुपयोग कर उम्र और पते जैसे विवरण बदले गए। लखनऊ स्थित एटीएस थाने में मामला दर्ज है और पूछताछ जारी है। इससे पासपोर्ट और सरकारी योजनाओं के दुरुपयोग की आशंका पर भी जांच होनी है। यूपी एटीएस द्वारा एक बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया गया है, जो इलेक्ट्रॉनिक एवं मैनुअल तरीके से कूटरचित भारतीय दस्तावेज तैयार कर अवैध विदेशी नागरिकों, विशेष रूप से रोहिंग्या, बांग्लादेशी एवं अन्य अपात्र व्यक्तियों के लिए आधार कार्ड जैसे महत्वपूर्ण भारतीय पहचान दस्तावेज तैयार कर रहा था। जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक 3 और 4 सितंबर को राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में होने वाली है। प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुसार त्योहारी सीजन की शुरुआत से पहले जीएसटी दरों में कटौती लागू करने की कोशिश के तहत ये बैठक होगी। इस बैठक में जीएसटी के मौजूदा 4 स्लैब से घटाकर 2 स्लैब पर लाने के प्रस्ताव पर फैसला किया जा सकता है। जीएसटी की दरों में कटौती लागू कर उपभोक्ताओं और व्यवसायों को राहत देने की कोशिश की जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगी। जीएसटी परिषद के विचार विमर्श से एक दिन पहले 2 सितंबर को नई दिल्ली में ही अधिकारियों की एक बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला से स्वतंत्रता दिवस पर देश को संबोधित करते हुए कहा था कि सरकार दिवाली तक जीएसटी का एक बड़ा तोहफा देश को देगी। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी और उससे इकोनॉमी को भी एक नया बल मिलने वाला है। आइए अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में अमेरिका के नए राजदूत का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने अपने विश्वास पात्र सर्जियो गोर को भारत में राजदूत नियुक्त किया है। इसके साथ ही सर्जियो दक्षिण और मध्य एशिया के लिए अमेरिका के विशेष दूत भी होंगे।
सर्जियो गोर एरिक गारसेटी की जगह लेंगे, जिन्होंने मई 2023 से जनवरी 2025 तक भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में सेवाएं दी। यह ऐलान राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में किया। गोर वर्तमान में व्हाइट हाउस के प्रेसिडेंशियल पर्सनल ऑफिस के डायरेक्टर हैं। ट्रंप ने सर्जियो गोर को अपना करीबी सहयोगी, मित्र और विश्वास पात्र बताया, जिस पर वह पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि विश्व के सबसे अधिक आबादी वाले क्षेत्र के लिए यह जरूरी है कि उनके पास ऐसा व्यक्ति हो जो उनके एजेंडे को पूरी तरह से लागू कर सके। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द हाजिर होते हैं। इसमें है फौलादी ताकत, ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। वाह यार, क्या सही हो आप। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को राजधानी कोलंबो में आपराधिक जांच विभाग CID के समक्ष पेश होने के बाद गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी उन आरोपों से जुड़ी हुई है कि जिसमें विक्रमसिंघे ने लंदन कोई एक निजी यात्रा के खर्चों को पूरा करने के लिए सरकारी धन का इस्तेमाल किया था। गिरफ्तारी के बाद कोलंबो की एक अदालत ने उन्हें 26 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। जांचकर्ताओं का दावा है कि रानिल विक्रमसिंघे की यह यात्रा कोई आधिकारिक कार्यक्रम नहीं थी, बल्कि सरकारी धन से वित्त पोषित थी। इस मामले में अगस्त महीने की शुरुआत में पूर्व राष्ट्रपति के सचिव समन एकनायके और पूर्व निजी सचिव सैंड्रा परेरा से इस यात्रा की व्यवस्था में उनकी भूमिका के बारे में पूछताछ की गई थी। आपको बताते हैं कि विक्रमसिंघे ने साल 2022 से साल 2024 तक श्रीलंका के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। हाल के वर्षों में गिरफ्तारी का सामना करने वाले रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के सबसे वरिष्ठ राजनीतिक व्यक्ति हैं। खेल की खबरों का रुख करें। बल्गारिया के समोकोव में भारत की काजल ढोचक ने अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया है। हरियाणा की पहलवान काजल ने 72 किलोग्राम भार वर्ग चीन की लियू यूकी को 8-6 से हराया और चैंपियन बनी। वहीं श्रुति और सारिका ने कांस्य पदक अपने नाम किया। श्रुति ने 50 किलोग्राम वर्ग में जर्मनी की जोसेफिन रेंज को 6-0 से हराकर पदक पर कब्जा किया, जबकि सारिका ने भी 53 किलोग्राम वर्ग में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए पोलैंड की एलोनो वालचुक को 11-0 से हराकर एक तरफा जीत हासिल की। बिहार में पहली बार 29 अगस्त से 7 सितंबर तक राजगीर में होने वाले हीरो एशिया कप 2025 की ट्रॉफी बिहार के सभी जिलों के साथ साथ चेन्नई, चंडीगढ़, दिल्ली, उड़ीसा, असम और झारखंड राज्यों से होकर गुजरेगी। इस यात्रा का उद्देश्य युवाओं में हॉकी के प्रति रुचि जगाना, खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और इस ऐतिहासिक आयोजन में जन भागीदारी सुनिश्चित करना है। कभी गेमिंग महज एक टाइम पास था, लेकिन धीरे धीरे ये ऑनलाइन मनी गेम्स इंडस्ट्री में बदलता चला गया। इस इंडस्ट्री ने धीरे धीरे हर उम्र, हर वर्ग के लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। लेकिन इस ऑनलाइन मनी गेम के चलते कई परिवार बर्बाद भी हो चुके हैं। मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर साइबर फ्रॉड और आतंकवाद को फंडिंग तक में इन मनी गेम्स का नाम सामने आया है। ऐसे में इस इंडस्ट्री की रेगुलेशन के लिए प्रमोशन और रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 लाया गया। डीडी न्यूज के कार्यक्रम साइबर अलर्ट में बात करते हुए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव ने इसे वक्त की जरूरत बताया। ज़रूरी था, ये करना ज़रूरी था। बहुत युवाओं के बीच में और गरीबों के बीच में, लोअर मिडिल क्लास के बीच में इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा था। प्रैक्टिकली एवरीबडी,
सबका कोई एक पर्सनल स्टोरी था। कोई उनका जानकार जो इस पर बहुत ज़्यादा पैसा खोया हो, कोई उनका जाना पहचाना आदमी जिस पे पैसा खोया हो, ऐसे कहानियाँ सबके पास थी। सो लोगों का यही था कि ये सरकार ये कदम लाके बहुत अच्छा काम किया है और इसको ज़रूर वो सराहते हैं। तो मेरा यही रिक्वेस्ट होगा कि ये एक सोशल कॉज के लिए मुताबिक देखा जाए। केंद्र सरकार ऑनलाइन मनी गेमिंग, सट्टेबाजी से हटकर गेमिंग उद्योग को मजबूत आधार देना चाहती है ताकि भारत रचनात्मक गेमिंग का वैश्विक हब बन सके। सरकार का जो विजन है और माननीय प्रधानमंत्री का भी जो डायरेक्शन है, ये मानना है कि भारत एक ग्लोबल हब बन सकता है गेमिंग इंडस्ट्री का। और गेमिंग इंडस्ट्री में जो क्रिएटिविटी आती है, जो AVGC कहलाती है, जिसको बढ़ावा देना चाहते हैं, वो सरकार का एक क्लियर ऑब्जेक्टिव है। जो क्रिएटिव गेम्स तैयार करते हैं, जो रिक्रिएशनल गेम्स तैयार करते हैं, जो एजुकेशनल गेम्स कंटेंट तैयार करते हैं, ऐसे वाले गेमर्स जो कि एक क्रिएटिविटी को भी व्यक्त करते हैं और इंटरनेशनली भी एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और आज रात 10 बजे साइबर अलर्ट कार्यक्रम में आप देख सकते हैं ये पॉडकास्ट और ऑनलाइन मनी गेमिंग का पूरा सच सिर्फ DD न्यूज पर। गेमिंग इंडस्ट्री में जो क्रिएटिविटी आती है, जो AVGC कहलाती है, जिसको बढ़ावा देना चाहते हैं, वो सरकार का एक क्लियर ऑब्जेक्टिव है। जो सोसाइटी चाहती है, जो समाज चाहती है, उसी को कानून की तहत में लाया जाता है। क्या सभी हितधारकों को भी कॉन्फिडेंस में लिया गया? They were all consulted, उन सबके राय लिए गए थे और फाइनली सरकार ने एक डिसीजन निर्णय लिया। इसमें ये देखने की ज़रूरी नहीं है कि भाई ये गेम ऑफ स्किल है या गेम ऑफ चांस है। हमारा यही है कि इसमें आप पैसा लगाते हैं इस उम्मीद में कि आप कुछ पैसा जीतेंगे। ये काफ़ी है ऑनलाइन मनी गेम को डिफाइन करने के लिए। जो प्लेयर्स हैं वो विक्टिम्स होते हैं। वी आर लुकिंग एट देम एज पीपल हु आर अफेक्टेड बाय अ क्राइम व्हिच इज बीइंग कमिटेड। आवर इंटेंट इज कि गेम को रोकना है। हमारा इंटेंट ये नहीं है कि लोग उस हद तक हैरस हो। जो सोसाइटी चाहती है, जो समाज चाहती है। खबर कर्नाटक से आ रही है। कर्नाटक में धर्मस्थल में सामूहिक अंत्येष्टि मामले में नया मोड़ आ गया है। कई साल पहले शवों को दफनाने का दावा करने वाले एक अज्ञात व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये व्यक्ति ने पहले पुलिस के सामने बयान दिया था और SIT अधिकारियों के साथ खोज अभियान में भी शामिल हुआ था। आरोपी पर झूठी जानकारी देने का आरोप है और उसे दक्षिण कन्नड़ जिले के बेलथांगड़ी कोर्ट में पेश किया गया है। गवाह संरक्षण योजना के तहत संरक्षित इस अज्ञात व्यक्ति को विसल ब्लोअर को SIT ने गिरफ्तार किया है। नई FIR में झूठी जानकारी देने और जांच में बाधा डालने का आरोप लगाया गया है। दफन स्थलों पर अभी तक कोई अस्थि पिंजर नहीं मिला है। यहाँ लेंगे विराम आपसे बुलेटिन में और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए DD न्यूज के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।